मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यद्यपि निसंदेह खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। तारीख के फ़खरुद्दीन मुबारकशाही के लेखक रॉबर्टी आदि विद्वानों ने उन्हें तुर्क माना है। अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खिलजी के नाम से जाना जाता था और जो जातियां उस प्रदेश में बस गई उन्हें खिलजी कहकर पुकारा जाने लगा। और उन प्रदेशों में 200 वर्षों से अधिक समय तक रहने के कारण इनका रहन सहन रीति रिवाज अफगानों जैसे हो गए थे, जिस कारण उन्हें ब्रह्मवंश अफगान समझा गया। खिलजी वंश की स्थापना से पूर्व बलबन ने अपने बड़े पुत्र के लड़के कै खुसरव को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था, किंतु दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन ने कै खुसरव को डराकर मुल्तान भगा दिया और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। फिरोज तुगलक तो फ़खरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन दादवेद, जो कि शहर का अधिकारी था, ने कैकुबाद को अपने प्रभाव में ले लिया और वो सुल्तान का नायब बन गया। किंतु वह संतुष्ट नहीं था और सुल्तान बनने का इच्छुक था। उसने मुल्तान में कै खुसरव का वध करवा दिया, अनेक विरोधी तुर्क अमीरों का वध करवा दिया। तुर्की सरदार नासिरुद्दीन के निजामुद्दीन के विरोधी बन गए। बुगरा खां को पता चला तो उसे अच्छा जीवन व निजामुद्दीन से मुक्ति पाने की सलाह दी। कैकुबाद ने निजामुद्दीन को जहर देकर मरवा दिया, किंतु उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि वह शासन व सत्ता को अधिक समय तक नहीं संभाल सका और सत्ता मलिक कच्छन व मलिक सुरखा के हाथों में चली गई। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति व बुलंदशहर का सूबेदार बनाया था। खिलजियों को गैर तुर्की सुल्तान तुर्क माना जाता था, अतः तुर्क सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की नियुक्ति से असंतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने गैर तुर्की सुल्तानों को समाप्त करने की योजना बनाई। कैकुबाद को लकवा मार गया था, उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को दिल्ली का शासन बनाया, किंतु आदेश दिया गया। किंतु जलालुद्दीन खिलजी को षड्यंत्र का पता चल गया और उसने मलिक कच्छन व मलिक सुरखा को बंदी बना लिया और खुद क्यूमर्स का संरक्षक बन बैठा। 3 माह बाद उसका वध कर दिया क्यूमर्स का, और 13 जून 1290 को किलोखोर मतलब कैकुबाद द्वारा निर्मित जो किलोखोरी का गढ़ था, वहाँ उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज पर्याप्त समय पहले भारत आकर बसे थे। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से सर-ए-जहांदार और शाही अंगरक्षक के पद को हासिल किया था। कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाया और शाइस्त खां की उपाधि दी एवं आरिज ममालिक अतार सेना मंत्री बनाया। इस प्रकार जलालुद्दीन एक योग्य सेनापति था। भारत में खिलजी कबीले का प्रधान और दरबार में गैर खिलजी तुर्को मुसलमानों का नेता था। अंत में उसने क्यूमर्स का सुल्तान का वध करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार और विचार कैसे थे, इसका हम अध्ययन करेंगे। सुल्तान बनने के अवसर में जलालुद्दीन की आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी और वृद्ध अवस्था की दुर्लभता उसके चरित्र में प्रकट होने लगी थी। वह अधिक उदार और सहिष्णु बन गया था। उसने तुर्की सरदारों को और पिछले शासन अधिकारियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। विद्रोहियों को भी उसने सजा नहीं दी, अपितु लुटेरों और ठगों तक को समाप्त कर दिया। जलालुद्दीन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल न तो व्यवहार किया और न ही उसके अनुकूल उसकी महत्वाकांक्षाएँ रही। जलालुद्दीन ने एक धार्मिक मुसलमान की भांति अपनी वृद्धावस्था के समय को शांतिपूर्वक व्यतीत करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। तुर्की सुल्तान खिलजियों को गैर तुर्की मानते थे, इस कारण वे खिलजियों से घृणा करते थे और उन्हें
के शासक स्वीकार करने में स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में सुल्तान को उदारता और सहिष्णुता को गलत समझा गया। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने जलालुद्दीन को सिंहासन से हटाने के लिए विद्रोह किया और षड्यंत्रों का सहारा लिया। उसके खिलजी सरदारों व उसके प्रति विश्वास न रहा। वास्तव में दिल्ली सल्तनत को उस समय जलालुद्दीन जैसे उदार सुल्तान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक कठोर और अनुशासन प्रिय शासक की आवश्यकता थी। जलालुद्दीन ने बलबन के संबंधियों और तुर्की सुल्तानों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उसने अपने व्यवहार से तुर्की अमीरों को उनके पहले की भांति उनके पदों पर बने रहने दिया। उसने कड़ा मणिपुर की जागीर बलबन के भतीजे मलिक छज्जू के पास रहने दी। ख्वाजा खातिर को वजीर बन रहने दिया, परंतु अपने संबंधी एवं विश्वास पदों को सरदारों को भी उसने महत्वपूर्ण पद दिए। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र खाने खाना, दूसरे को अरकली खां, तीसरे को कद्र खां की उपाधियाँ दी। उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन और अलमाज बेग को उच्च पद दिए। अपने छोटे भाई युगरिस खां को सेना मंत्री बनाया और अपने संबंधी अहमद चप को अमीर हाफिज बनाया। इस प्रकार सुल्तान ने अमीरों को संतुष्ट करने के साथ साथ शासन पर अपने नियंत्रण करने की व्यवस्था की। सर्वप्रथम उसके समय में होने वाले विद्रोह की बात करेंगे। मलिक छज्जू का विद्रोह अगस्त 1290 ईस्वी में कड़ा मणिपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। उसने सुल्तान मुक्सुद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए, खुतबा पढ़वाया। अवध का सूबेदार अमीर अली हातिम खां और बलबन के समय यहाँ के राज्यों के पूर्वी भागों के कुछ अन्य सरदार भी उससे जाकर मिल गए। उसने बदायूं के मार्ग से दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। बदायूं में मलिक बहादुर और आलम गाजी भी उसकी सेनाओं के साथ उससे मिलने के लिए तत्पर थे। जलालुद्दीन को इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं आया। उसका पुत्र अरकली खां सेना के अग्रगामी दस्ते के साथ आया था। बदायूं के निकट उन्होंने मलिक छज्जू को परास्त किया। वो पकड़ा गया। जब जंजीरों में बांधकर उसे सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया गया तो सुल्तान उसकी हालत देखकर रो पड़ा। उसे ढंग के वस्त्र पहनने की आज्ञा दी। दावत पर बुलाया। दावत के अवसर पर सुल्तान ने मलिक छज्जियों के सहयोगियों की यह कहकर प्रशंसा की कि वे अपने स्वर्गीय सुल्तान के एकमात्र वंशज के प्रति वफादार हैं। इस प्रकार उसकी उदारता उसके लिए बहुत भारी पड़ी। केवल इस अवसर पर कड़ा मणिपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई। इसके अतिरिक्त भी उसके समय में और षड्यंत्र रचे गए। जलालुद्दीन की अविवेकपूर्ण उदारता शासन के हित में सिद्ध नहीं हुई। ताजुद्दीन कूची बलबन के समय में प्रभावशाली सरदारों के गुट में एक था। जब इस घटना की सूचना सुल्तान को मिली तो उसने अलग अलग सबको बुलाया और प्रत्येक को उससे अपने साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु एक एक सरदार को समझाने के बाद वह शांत हुआ। केवल एक अवसर पर सुल्तान ने अपनी वास्तविक उदारता को भूल गया था। सीदी मौला जो कि ईरान से आया था, एक फ़कीर था और दिल्ली में बस गया था। उसके पास बहुत अधिक धन था। कुछ व्यक्तियों उसके यहाँ हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते थे। कुछ व्यक्तियों को विश्वास था वह तंत्र विद्या जानता है। वह कुछ विरोधी उसे ठगों से मिला हुआ बताते थे, परंतु संभवतः सुल्तान का बड़ा पुत्र खाना जो उसका न्यायी था उसे धन देता था। सुल्तान ने एक सीधी मौला का जरूर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा तो उसका अपराध स्वीकार नहीं किया और क्रोधित होकर उसे मार देने की आज्ञा दी। यही उसके एक अपने स्वभाव के विपरीत एक कार्य उसने किया। युद्ध जलालुद्दीन ने अपनी वाह नीति से अपनी स्वाभाविक दुर्बलता का परिचय दिया। उसने कि विषय केवल 2 आक्रमण किए। रणथंभौर चौहानों की सत्ता का केंद्र था और वहाँ अतुल संबंधी प्राप्त की, वो जिसका उपयोग वह सुल्तान बनने के अवसर पर सफलता से कर सका। डॉक्टर एस राय ने किया है। वास्तव में और राणा हमीर देव ने गौड़ और उज्जैन के राजाओं को परास्त करके सफलता पाई थी। इस कारण जलालुद्दीन हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। सुल्तान 1290 में रणथंभौर के मार्ग की ओर गया। मार्ग में उसने जैन के किले को जीता, किंतु जब उसने देखा कि वह रणथंभौर के किले को नहीं जीत सकता
तो उसने कहा कि जब एक मुसलमान के एक बाल के बराबर ऐसे 10 किलो को तुलना के अधिक महत्व देता है, इस प्रकार रणथंभौर को बिना जीते हुए जून 1291 में दिल्ली लौट आया और 1292 में मंडोर पर आक्रमण किया और उसे जीतकर दिल्ली में मिला लिया। मंडोर की विजय 1292 ईस्वी में हलाकू खां के प्रपौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगालों ने एक बड़ी सेना से पंजाब पर आक्रमण किया, जैसे और सुमन तक पहुंच गया। इस अवसर पर जलालुद्दीन ने समय नष्ट नहीं किया और अपनी सेना को लेकर सिंधु घाटी तक पहुंच गया। बर्नी के कथन से प्रतीत होता है जलालुद्दीन ने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। जलालुद्दीन के समय में उसके भतीजे को कड़ा मणिपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन ने 2 साहसिक आक्रमण किए। 1292 में सुल्तान की स्वीकृति लेकर उसने मालवा में स्थित भिलासा पर आक्रमण किया, जहां बहुत सा धन लूट कर वो लाया, जिसका एक भाग उसने सुल्तान के पास भेज दिया। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे अवध की सूबेदारी भी प्रदान की। इस विजय से अलाउद्दीन की धन और विजय की लालसा बहुत बढ़ गई और उसने देवगिरी की संपत्ति के बारे में सुन रखा था और देवगिरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी और फरवरी 1296 में 8000 चुने हुए घुड़सवारों को लेकर दक्षिण की ओर रवाना हुआ। चंदेरी और भिलसा होता हुआ वह देवगिरी की उत्तरी सीमा पर एलिचपुर नामक स्थान पर भागा हुआ एक पहुंचा और अफगार पहलादी की वह दिल्ली से भागा हुआ एक असंतुष्ट सरदार है और तेलंगाना राज्य में नौकरी प्राप्त करने की आशा से आ रहा है। देवगिरी से 12 मील पश्चिम की ओर लहसूड़ा के दर्रे में वहाँ के सरदार कान्हा ने अलाउद्दीन का मार्ग रोका, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अलाउद्दीन रामचंद्र देव के पास को घेर लिया। रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक था उसको घेर लिया और रामचंद्र देव के पास संधि करने का अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। जब उसे पता चला किले में रखे हुए अनाज के बोरों में अनाज की बजाय नमक भरा हुआ है और किले में बंद रहकर उसकी सुरक्षा संभव नहीं है, तो उसने अलाउद्दीन से संधि वार्ता अनिवार्य हो गई। अलाउद्दीन ने संधि के लिए कठोर शर्तें प्रस्तुत की और वह इस युद्ध की क्षति के रूप में अतुल संपत्ति लेकर वापस लौटा। अलाउद्दीन के इस आक्रमण में अतुल संपत्ति प्राप्त की, जिसका प्रयोग उसने सुल्तान बनने के अवसर पर सफलता से कर सका। डॉक्टर एस राय ने लिखा है, वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया क्योंकि दक्षिण में स्वर्ण ने अलाउद्दीन को सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अलाउद्दीन का देवगिरी आक्रमण जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जलालुद्दीन का वध। अलाउद्दीन खिलजी का जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूटकर कड़ा मणिपुर वापस लौट रहा था, उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था। उस समय अलाउद्दीन का एक सरदार अलाउल मुल्क कड़ा मणिपुर के से सुल्तान को यह सूचना देता रहा कि अलाउद्दीन सुल्तान की तरफ बढ़ रहा है, मध्य भारत पर आक्रमण करने गया हुआ है। पहली बार ग्वालियर में सुल्तान को अलाउद्दीन के देवगिरी आक्रमण की सूचना मिली। अहमद चप के कहने के बावजूद भी जलालुद्दीन द्वारा उसे रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि उसे कड़ा मणिपुर पहुँच जाने दिया। कड़ा मणिपुर में पहुँचने के बाद उसका भाई अलमास बेग सुल्तान के पास गया और उसने कहा कि वह सुल्तान से बिना पूछे हुए देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ है, इसलिए वह उससे बहुत डरा हुआ है। यदि सुल्तान स्वयं उससे मिलने कड़ा मणिपुर नहीं आए तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस प्रकार का पत्र उसने सुल्तान को लिखा और उससे माफ़ी मांगी। अलमास बेग ने चालाकी से काम लिया और अलाउद्दीन के प्रति जलालुद्दीन में प्रेम और विश्वास का पूरा लाभ उठाया। जलालुद्दीन खिलजी भी अलाउद्दीन से मिलने कड़ा मणिपुर चल दिया। जलालुद्दीन जब कड़ा मणिपुर के निकट पहुंचा तो स्थल मार्ग से सुल्तान की सेना आ रही थी। नदी पार करने में कठिनाई हुई। उसने सुल्तान के पहुंचने में अलाउद्दीन ने अलमास बेग, जो पहले से ही वहां पहुंच चुका था, उसके पास भेजा और उसने सुल्तान को कुछ विश्वासपात सरदारों के साथ गंगा पार करने के लिए राजी कर लिया। सरदार के कहने पर भी सुल्तान नहीं माना और अलाउद्दीन से मिलने कुछ सैनिकों के साथ चल दिया। सुल्तान ने अलमास बेग ने
तट पर पहुंचने के बाद अलमास बेग ने सुल्तान से प्रार्थना की कि वह अपने शस्त्र उतार बहके और शस्त्र उतरवा दे, जबकि अलाउद्दीन की सेना पूरी युद्ध की तैयारी में खड़ी थी और जो होना था वही हुआ। अलाउद्दीन नदी के तट पर जलालुद्दीन से मिलने पहुंचा। वो उसके पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान ने उसे उठाकर गले लगाया और आश्वस्त करता रहा और अपनी नाव की ओर लेकर चला। इतने में अलाउद्दीन के इशारे पर मोहम्मद सलीम ने सुल्तान पर आक्रमण किया। घायल सुल्तान नाव की तरफ यह कहता हुआ भागा, अरे धोखेबाज अलाउद्दीन, तूने ये क्या किया। इतने में एक अन्य सरदार इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान के पीछे दौड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और उसका सर काट दिया गया। इस प्रकार 20 जुलाई 1296 को सुल्तान जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। नमस्कार।